चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं भारत की जलवायु। भारत के भूगोल के अंतर्गत ये टॉपिक हमारे चल रहा है। इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ कवर करेंगे बेसिक रूप सर, और उसके अलावा हम जो है एमसीक्यू जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उसको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं भारत की जो जलवायु है। तो भारत आपको पता है काफ़ी विशाल भू आकृतिक प्रदेश है, और उसके साथ साथ के यहाँ पर विविधता भी आपको देखने को मिलती है, विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। तो इसमें हम वही चीज़ें सारी चीज़ें यहाँ पढ़ेंगे, जैसे ऋतु है, भारतीय मानसून है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो देखिए भारत के अंतर्गत यहाँ बात करें तो भारत की जो जलवायु है वो कैसी है, उष्ण मानसूनी यहाँ की जलवायु है। इसके अलावा प्रादेशिक विभिन्नता यहाँ देखने को मिलती है बहुत सारी। किसी भी स्थान की जो वायुमंडलीय दशा होती है जिसके अंतर्गत हम देखें तो तापमान है, वायुमंडल है, दाब है, पवन है, आर्द्रता है, वर्षण है, इन सभी का दीर्घकालीन लगभग हम बात करें 30 वर्ष, 30 वर्ष से अधिक जो स्थिर अवस्था होती है तथा विविधता होती है, उनका योग क्या कहलाता है, जलवायु, जो कि हमने पीछे बात किए थे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास है उसमें। और जलवायु के विपरीत यहाँ देखें तो मौसम वायुमंडलीय दशाओं के अल्पकालीन कालीन जो परिवर्तन उसको दर्शाता है मौसम। विश्व को अनेक जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जैसे भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु, इन सभी में हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, जलवायु की जो प्रादेशिक विभिन्नता है उसको जो है पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम और वर्षा ऋतुओं की जो लय है, इसके अलावा आर्द्रता है, शुष्कता है, इसकी मात्रा के रूप में देखा जा सकता है। जैसे गर्मियों की बात करें तो उसमें राजस्थान में हमको मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में तापमान कुछ जगह पर 20% तक 20 डिग्री तक रहता है शीत ऋतु में। जो लद्दाख है उसका तापमान -45 पहुंच जाता है, और तिरुवनंतपुरम की अगर बात करें तो वहाँ पर 22 डिग्री तक रहता है। तो यहाँ हम जो है भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं उनको यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक उसमें आपको देखने को मिलेगा अक्षांश, ठीक है, हिमालय पर्वत, जल और स्थल का वितरण, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, इसके अलावा उच्चावच, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कुछ थोड़ी थोड़ी जानकारी। तो पहले हम बात कर लेते हैं अक्षांश के बारे में। तो अक्षांश आपको पता है, अक्षांश मतलब जो आड़ी रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखा ग्लोब पर, जो 23.5 डिग्री भारत को जो है आधे दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है, यानी कि ऊपर वाला भाग जो है शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, और नीचे वाला जो भाग है उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं हम उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण पूरे जो वर्ष है उसमें ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव यहाँ पर किया जाता है। कर्क रेखा से उत्तर में जो है स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर जाने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु देखने को मिलती है। साथ ही हिमालय पर्वत की अगर बात करें तो उत्तर में ऊंचा जो हिमालय पर्वत है अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों से जो है अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है। इसके साथ हम बात करें जल और स्थल का जो वितरण है, तो जल स्थल के वितरण के अंतर्गत हम देखें तो भारत दक्षिण में तीन ओर हिंद महासागर व उत्तर की ओर जो है ऊंची जो पर्वत श्रेणी है उससे घिरा हुआ है। तो हिंद महासागर हम देख सकते हैं, देखिए एक तरफ जो है अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर, इन तीन तरफ से समुद्र से या जल से घिरा हुआ है। तो ये हमको देखने को मिलता है। और स्थल की अपेक्षा जल देर तक गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है। जल और स्थल से इस विभेदी तापन के कारण जो है भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश यहाँ देखने को मिलते हैं, विकसित हो जाते हैं। वायुदाब से भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। इसके अलावा समुद्र तट से दूरी की अगर बात करें तो लंबी तटीय रेखा के कारण जो है भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाते हैं, और ऐसे क्षेत्रों में विषम जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से ऊंचाई के साथ में जो ऊंचाई है उसके साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेशों मैदानों की जो तुलना है उसमें अधिक ठंडे होते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें आगरा और दार्जिलिंग की, तो आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान हमको देखने मिलता है 16 डिग्री सेल्सियस, और दार्जिलिंग का हमको देखने मिलता है 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये भिन्नता देखने को मिलती है। उच्चावच की अगर बात करें तो भारत का जो भौतिक स्वरूप है अथवा उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। उदाहरण के रूप में जून की अगर बात करें, जून और जुलाई की इसके बीच में जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट मतलब ये वाला जो घाट है, ठीक है, अरब सागर वाला, तथा असम के पवनाभिमुख ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा जो
दक्षिणी पठार है, पवनाभिमुख की जो स्थिति है उसके कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। तो ये देखने को मिलता है हमको कुछ बेसिक चीज़ें। अब बात कर लेते हैं भारत की ऋतु। तो भारत की ऋतुओं को मुख्य रूप से चार भागों में देखा जाता है। चार भाग कौन कौन से? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। शीत ऋतु की अगर बात करें तो 15 दिसंबर से 15 मार्च तक चलती है। ग्रीष्म ऋतु आपको 15 मार्च से 15 जून के अंतर्गत देखने को मिलती है। 15 जून से 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु देखने को मिलती है। और शरद ऋतु 15 सितंबर से 15 दिसंबर के अंतर्गत हमको देखने को मिलती है। यहीं पे हम देखिए एक चीज़ और देखने को मिलती है जो हमने बात किए थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत, ITCZ। ITCZ यानी कि विषुवतीय अक्षांश में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहाँ पर उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। और यह जो होता है अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता जाता है। अब यहाँ देखिए भारत की कुछ परंपरागत ऋतु की बात करें तो भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को दो मासिक आधार में जो है 6 ऋतुओं में बांटा गया है। तो 6 ऋतु हम यहाँ पे देखेंगे। और उत्तरी और जो मध्य भारत है उसमें लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले इस ऋतु चक्र का आधार उनका अपना अनुभव और मौसम के घटक का प्राचीन काल से चला आना जो है चला आए जो ज्ञान होता है वो उस पर आधारित है। तो यहाँ देखिए बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। और आप हिंदू जो मास है उनको भी देख सकते हैं, चैत्र वैशाख है, जेठ ज्येष्ठ आषाढ़ है, तो इनको क्रम से देख सकते हैं। और जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसमें भी हम देखें तो यहाँ आपको देखने मिलेगा कौन सी ऋतु कब आती है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है मंथ। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी कुछ जलवायु से रिलेटेड भारत की। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी समिट 2.0 एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप। और इस समिट में बहुत से ऐसी हस्तियां हैं जो आपको गाइड करेंगी सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनना चाहिए, किस प्रकार से यहाँ पे आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए, किस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही बारीक चीजें हैं, आपको जानना जरूरी है सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे क्रैश होता है जी दीपक गुप्ता जी और बहुत से यहाँ पे स्पीकर जाने मानी हस्ती है जो आपको गाइड करेंगे। साथ ही अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स है जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे इस समिट में। और यहाँ पे जो भी बच्चे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये समिट जरूर अटेंड करना चाहिए। इस समिट में आपको काफी फायदे मिलने वाले हैं, जैसा कि आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे एग्जाम क्रैक करने के। जिन्होंने एग्जाम को पहले निकाला है वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपको रैंकर से तैयारी करने के तरीके के बारे में बताया जाएगा और आईएएस ऑफिसर की जिंदगी को आपको करीब से देखने का मौका मिलेगा। और इस 2 दिन के इवेंट में और क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 70 प्रतिष्ठित वक्ता होंगे, यहाँ पे 20 टॉक्स होंगी, डिस्कशन सेशन होंगे, 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप होंगे। और इस समिट के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं है, ये समिट पूरा ऑनलाइन है। और आपके मन में कुछ सवाल होंगे, इसका रजिस्ट्रेशन की फी क्या रहेगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस नहीं है, आपको बस एडवांस में रजिस्टर करना है। और क्या मैं सारे सेशन अटेंड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप सारे सेशन अटेंड कर सकते हैं। बस कुछ सेशन ऐसे होंगे जो पैरेलली चलने वाले हैं, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? ये समिट सबके लिए है, सबके लिए खुला है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या कोई स्पेशल सेशन है हमारे सवालों के लिए, जो सवाल हम पूछने वाले हैं? जी हाँ, आपके सवाल को महत्व दिया जाएगा। स्पीकर्स द्वारा आपके सवालों का सेशन के लास्ट में आंसर दिया जाएगा। इस सेशन के लिए हम रजिस्टर कैसे करें? तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप उस लिंक की सहायता से अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज ही रजिस्टर करें और जब रजिस्टर करें तो यहाँ पे कोड लगाना ना भूलें। हमारा कोड है सरकार 10। सरकार 10 कोड आप जरूर लगाएं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। देखिए पहला क्वेश्चन है मानसून जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है अरबी भाषा के शब्द, अरबी भाषा के शब्द से देखने को मिलती है मानसून शब्द की उत्पत्ति। यहाँ ए नंबर का राइट आंसर है। मानसून शब्द की उत्पत्ति देखिए अरबी शब्द जो है मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। और मानसूनी पवनों से आशय ऐसी पवन से है जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपने प्रवाह की दिशा में परिवर्तन कर देती है। मानसून के संबंध में सर्वप्रथम विस्तृत विवेचन अरब भूगोलवेत्ता अल मसूदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कथन है, और कथन में हमको देखिए विचार करना और सही कथन का चुनाव करना है। तो दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाती है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाती, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक जो वृष्टि है उसकी मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ये भी सही है। तो यहाँ देखिए दोनों हमारे सही हैं, यानी कि सी नंबर का 1 और 2 दोनों यहाँ पे राइट आंसर होंगे। फिर नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से जो है वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है, क्या होती है? जिसके कारण जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पे जो है प्रभावित, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून तरफ प्रभावित होती है। और ये देखिए 21 मार्च को सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही ITCZ जिसके बारे में हम पढ़े थे अभी,
वो भी जो है उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनी है 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों की जो बीच है विषुवत वृत्त को पार कर जाती है। कोरियोलिस बल के कारण ये जो प्रभाव के विषुवत वृत्त को पार करने वाली व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम की ओर से उत्तर पूर्व की ओर खिसक जाती है और यही जो है दक्षिण पश्चिम मानसून है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन का विचार करना और सही कथन का चुनाव करना। देखिए पूरे वर्ष 30 डिग्री जो है नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ 60 डिग्री साउथ तक 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली जो हवाएं है उनको क्या बोला जाता है? पछुआ पवन कहा जाता है, वेस्टर लीज कहा जाता है। तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में शीतकालीन वर्षा लाने वाली जो आर्द्र वायु सहनतीय है मॉइस्ट एयर मैसेज है, ये पछुआ पवन के भाग है। तो ये जो है सॉरी यहाँ पे जो है देखिए पहला जो ऑप्शन है आपका सही है, क्योंकि देखिए पूरे वर्ष है 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ तक अक्षांशों के बीच बहने वाली जो पवन है पछुआ पवने कहलाती, बिल्कुल सही है। और दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है। तो इस हिसाब से आपका पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा सी नंबर का। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भारत की जो सर्वाधिक वर्षा है वो मुख्य रूप से प्राप्त होती है। तो मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है? देखिए लौटता हुआ मानसून होता है और एक जो होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है भारत को। ठीक है, तो यहाँ सी नंबर का राइट आंसर। दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब अरब सागर से इस तरफ जो आता है। ठीक है, जो जून के लास्ट में जो आता है उसको दक्षिण पश्चिम मानसून बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नीचे दिए गए जो स्थान है उसके युग में दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें हमको देखिए कौन सा जो है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा जो है कुल मात्रा का अंतर जो है अत्यधिक यहाँ पे स्पष्ट होता है। तो ये जो है देखिए यहाँ बेंगलुरु चेन्नई भी नहीं होगा, मुंबई और विशाखापट्टनम भी नहीं होगा, नागपुर और कोलकाता भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर है सी अजमेर और शिलांग। अजमेर और शिलांग जो है एक ही अक्षांश पर है परंतु उनकी वार्षिक वर्षा में काफ़ी अधिक अंतर देखने को मिलता है। निम्न कथनों पर विचार करना है और यहाँ देखिए कथन दिए है जैसे भारत है मूलक एक मानसूनी देश है, बिल्कुल सही है। उच्च हिमालय उसे जो है जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो मतलब क्या है ए और आर यानी कि ए और बी दोनों सही हैं और जो आर है यानी कि बी है ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही। ए नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा हमको देखने को मिलती है। तो सामान्य दिशा ग्रीष्मकालीन मानसून की सामान्य दिशा क्या देखने को मिलती है? नीचे से ऊपर की ओर इधर पर साइड जाता है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व देखने को मिलता है। मतलब जो मानसून के प्रवाह है तो देखिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। कौन सा आंसर है? डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर है। ठीक है, आम्र वर्षा संबंधित है। आम्र वर्षा किससे संबंधित है? ये जो है आम की फसल से संबंधित है आम्र वर्षा। ठीक है, तो यहाँ हमको देखने को मिलता है क्योंकि आम की फसल को काफ़ी लाभ पहुँचाती है आम्र वर्षा, इसलिए आम की फसल के लिए यहाँ पे राइट आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सूखा स्थान है? तो सूखा स्थान कौन सा है? देखिए लेह जो है सबसे सूखा स्थान है यहाँ पे देखिए, जबकि मुंबई नहीं है, दिल्ली भी नहीं, बेंगलुरु में नहीं है। तो लेह यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो दैनिक तापांतर सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ये जो है राजस्थान, जो थार मरुस्थल वाला एरिया है। ठीक है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये जो है सर्वाधिक दैनिक तापांतर देखने को मिलता है। ठीक है, रात में काफ़ी अधिक ठंड और मतलब दिन और रात के जो अंतर है उसको दैनिक तापांतर के रूप में संज्ञा दी जाती है और रात में अधिक ठंड और दिन में अधिक गर्मी देखने को मिलती है, इसलिए दैनिक तापांतर यहाँ सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतसर एवं शिमला जो है लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो भिन्नता का कारण क्या है देखिए कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पूछा गया अमृतसर और शिमला। तो यहाँ जो है उनकी ऊंचाई जो है सॉरी यहाँ पर उनकी ऊंचाई में भिन्नता देखने को मिलती है। उनकी ऊंचाई में भिन्नता देखने को मिलती है, इसके कारण यहाँ पर जो है अमृतसर एवं शिमला जो है क्या है जलवायु में भिन्नता देखने को मिलती है। ए नंबर का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? जैसे कि हमने देखे थे हिमालय पर्वत भी है, जल और स्थल का वितरण भी है, समुद्र तट से दूरी, तीनों यहाँ पे सही है यानी कि उपरोक्त सभी राइट आंसर होंगे। डी नंबर का राइट आंसर होगा। ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो है निम्न में से किन अक्षांशों के मध्य जो है अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसे IT से CZ बोला जाता है इसकी स्थिति देखी जाती है? तो यहाँ देखिए
जो है 0 से 50 उत्तरी अक्षांश, ये गलत है। 10 से 20 उत्तरी अक्षांश, 23.5 से 23.5 उत्तरी दक्षिणी, ये भी गलत है। तो 20 से 25 उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है हमको ITCZ की स्थिति देखने को मिलती है। राइट आंसर डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है जाड़े के जो आरंभ है उसमें तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण से होती है। तो देखिए लौटता हुआ मानसून होता है जिसे उत्तर पूर्वी मानसून बोला जाता है। तो उत्तर पूर्वी मानसून बी नंबर का राइट आंसर है। इस प्रकार से लौटती हुई वर्षा यहाँ पे होती है और तमिलनाडु में काफ़ी वर्षा देखने को मिलती है नवंबर दिसंबर के महीने में। दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा जो तथ्य है वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है बोला जा रहा है, यानी कि 3 ठीक को यहाँ देखना पड़ेगा और एक गलत को देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ दैनिक तापांतर जो है कम होता है दक्षिण भारत के संदर्भ में। तो देखिए ये सही है। ठीक है। यहाँ जो है वार्षिक तापांतर कम होता है, ये भी सही है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ तापमान सारा जो वर्ष है ऊंचा रहता है, ये भी सही है। मतलब तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट आंसर नहीं होंगे क्योंकि यहाँ ठीक नहीं है बोला। तो यहाँ जलवायु विषम पाई जाती है, ये गलत है क्योंकि यही राइट आंसर हमारा डी नंबर का, क्योंकि दक्षिण भारत के संदर्भ में ये जो है ये कथन ठीक नहीं है। बाकी 3 ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डी होगा। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जो है मकर रेखा पर सीधा चमकता है तब निम्नलिखित में से क्या होता है। तो यहाँ देखिए उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है, ये बिल्कुल राइट आंसर है पहला वाला। और बाकी भी देख लेते हैं। उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है, ये गलत है। उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान और वायुदाब में कमी परिवर्तन मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी गलत है। उत्तरी पश्चिमी भारत में झुलसा देने वाली तेज लू चलती, ये भी गलत है क्योंकि ये गर्मी के महीने में होती है। तो पहला नंबर का हमारा राइट आंसर होगा, उत्तरी पश्चिमी भारत में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। कोपेन का जो वर्गीकरण है उसके अनुसार जो है भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो एएस प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिलेगी पूर्वी तट, बंगाल की खाड़ी में, कोरोमंडल के तट पर, कोरोमंडल के तट पर, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर होगा। ठीक है। एएस प्रकार की जलवायु, तो आप ये देख भी सकते हैं। देखिए एएस क्षेत्र जो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार का तमिलनाडु का कोरोमंडल तट आपको देखने को मिलता है। बाकी भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ तो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत कवर कर ही चुके हैं। ठीक है। फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए स्थानों में जो है किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है। पहला चेरापूंजी हुआ करता था परंतु अब नहीं है, अब है मौसिनराम। मेघालय के अंतर्गत मौसिनराम है। मौसिनराम ये जो है सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है भारत के अंतर्गत, विश्व में सबसे अधिक वर्षा। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली जो पवन है उसको निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली जो पवन उसको क्या कहा जाता है। ये देखिए हेल्थ में बहुत काफ़ी प्रॉब्लम करती है, मतलब शारीरिक रूप से नुकसानदायक होती है, इसको बोला जाता है लू। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन, इसको लू बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ देखिए जो है इसका राइट आंसर पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए काफ़ी उत्तरदायी है पश्चिमी विक्षोभ। और सॉरी, यहाँ जो पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। ठीक है। ये जो है इसका राइट आंसर क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून है। ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो है इसका मतलब जो शीत ऋतु में बहने वाली जो वर्षा है उसके लिए काफ़ी उत्तरदायी क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून है। ठीक है। उत्तर पश्चिम भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। शीत ऋतु की विशेषता कौन सी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि गर्म दिन एवं ठंडी रातें हमको देखने को मिलती है यहाँ पे। तो ये इसका राइट आंसर है, शीत ऋतु की विशेषता। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है और सही आंसर का यहाँ पे चुनाव करना है। ठीक है। सत्य कथन का चुनाव करना है। तो हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, बिल्कुल सही है। कोरोमंडल तट में शीतकालीन वर्षा होती है, ये भी बिल्कुल सही है। शीत ऋतु में उत्तर से दक्षिण जाने पर जो है तापमान देखिए उत्तर से दक्षिण जाने पर तापमान कम होता जाता है जबकि तापमान बढ़ता है, तो ये तीसरा गलत होगा। ठीक है। तो 1 और 2 सही है, यानी कि देखिए बी नंबर का हमारा राइट आंसर है। ये जो तीसरा नंबर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर अरब सागरी एवं बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा का मिलन होता है। तो यहाँ देखिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो मानसूनी शाखा है उसका मिलन कहाँ पे होता है, सी नंबर का राइट आंसर, यानी गंगा मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में इसका जो है मिलन होता है। ठीक है।
ग्रीष्म ऋतु में आने वाले स्थानीय तूफान को असम में किस नाम से जाना जाता है? असम में इसको नाम से जाना जाता है बारदोड़ी छीड़ा। बारदोड़ी छीड़ा के नाम से जाना जाता है। बाकी आम्र वर्षा आपको पता है, फूलों वाली बौछार भी पता है, लू भी पता है। अब देख लेते हैं, यहाँ देखिए जो आम्र वर्षा है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। फूलों वाली बौछार काल वैसाखी, तो काल वैसाखी को ही यहाँ पे जो है क्या बोला जाता है? बारदोड़ी छीड़ा बोला जाता है असम में। ठीक है, तो ये हमारे कंप्लीट रूप से कुछ बेसिक जानकारी थी और कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पे जलवायु से रिलेटेड, भारत की जलवायु से रिलेटेड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप टेलीग्राम चैनल और एंड्रॉयड प्ले स्टोर से सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और सारी चीज़ें वहाँ पर क्रम से पा सकते हैं। आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं प्ले स्टोर में जो ऐप मिलेगा उससे। ठीक है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सुविधा मिलेगी, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ डाउट है और फिर भी तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्कशन ग्रुप में जाकर आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लेकर आया है अनअकैडमी समिट 2.0 एसोसिएशन विद द हिंदू ग्रुप। और इस समिट में बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो आपको गाइड करेंगी सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनना चाहिए, किस प्रकार से यहाँ पे आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने चाहिए, किस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही बारीक चीजें हैं, आपको जानना जरूरी है सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यहाँ पे क्रैश सत्ता है जी, दीपक गुप्ता जी और बहुत से यहाँ पे स्पीकर जाने मानी हस्ती है जो आपको गाइड करेंगे। साथ ही अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स है जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे इस समिट में। और यहाँ पे जो भी बच्चे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये समिट जरूर अटेंड करना चाहिए। इस समिट में आपको काफी फायदे मिलने वाले हैं, जैसा कि आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे एग्जाम क्रैक करने के। जिन्होंने एग्जाम को पहले निकाला है वो आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आपको रैंकर से तैयारी करने के तरीके के बारे में बताया जाएगा और आईएएस ऑफिसर की जिंदगी को आपको करीब से देखने का मौका मिलेगा। और इस 2 दिन के इवेंट में और क्या क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 70 प्रतिष्ठित वक्ता होंगे, यहाँ पे 20 टॉक्स होंगी, डिस्कशन सेशन होंगे, 32 हैंड्स ऑन वर्कशॉप होंगे। और इस समिट के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं, ये समिट पूरा ऑनलाइन है। और आपके मन में कुछ सवाल होंगे, इसका रजिस्ट्रेशन की फी क्या रहेगी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस नहीं है, आपको बस एडवांस में रजिस्टर करना है। और क्या मैं सारे सेशन अटेंड कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आप सारे सेशन अटेंड कर सकते हैं। बस कुछ सेशन ऐसे होंगे जो पैरेलली चलने वाले हैं, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? ये समिट सबके लिए है, सबके लिए खुला है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या कोई स्पेशल सेशन है हमारे सवालों के लिए जो सवाल हम पूछने वाले हैं? जी हाँ, आपके सवाल को महत्व दिया जाएगा। स्पीकर्स द्वारा आपके सवालों का सेशन के लास्ट में आंसर दिया जाएगा। इस सेशन के लिए हम रजिस्टर कैसे करें, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप उस लिंक की सहायता से अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज ही रजिस्टर करें और जब रजिस्टर करें तो यहाँ पे कोड लगाना ना भूलें। हमारा कोड है सरकार 10 कोड आप जरूर लगाएं।